दिल्ली धमाके से जुड़े क्या खुलासे हुए? फिदाइन प्लान को तमाचा असदुद्दीन ओवैसी का। दिल्ली में जो धमाका हुआ, इस धमाके में एक शख्स की तस्वीर सामने आई, वो है उमर। उमर का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में उमर क्या कह रहा था, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। उमर को जवाब दिया किसने? असदुद्दीन ओवैसी ने। उमर वीडियो में आत्मघाती हमला और सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहरा रहा था और इस्लाम में उसे शहादत का नाम दे रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने उमर की उस सोच पर करारा वार किया है। It is martyrdom operations and it is being known in शहादत का ऑपरेशन वो है जिसमें कोई शख्स ये मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा। दिल्ली दहलाने वाला जो उमर सुसाइड हमले को शहादत बता रहा था और देश में फिदाइन दस्तों की फौज बना रहा था, उमर और उसकी खतरनाक सोच पर असदुद्दीन ओवैसी ने करारा तमाचा मारा है। जो उमर इस्लाम की बात कहकर युवाओं को मानव बम बनाने का प्लान बना रहा था, उसके हर प्लान, हर सोच को ओवैसी ने तथ्यों से तार तार कर दिया है। ओवैसी ने साफ कह दिया कि सुसाइड जैसा प्लान इस्लाम में हराम है और जो मरने मारने का काम करता है वो जिहादी और शहीद नहीं, आतंकवादी है। सरासर जुर्म है, गुनाह है ये, और टेररिस्ट एक्ट है ये कोई शहादत नहीं है। इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है। अब भाई आपको बताऊं आतंकी उमर ने क्या कहा था और उमर को ओवैसी ने कैसे पलटवार किया। आतंकी उमर ने कहा, लोग फिदाइन हमले का मतलब नहीं समझते, हम जो कर रहे हैं वो सुसाइड हमला नहीं है, इस्लाम में इसे शहादत का ऑपरेशन माना जाता है। बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसके खिलाफ अलग अलग तर्क रखते हैं। शहादत ऑपरेशन में शख्स यह मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा, जब मुकद्दर में लिखा होगा तभी मौत होगी, इसलिए मौत को आखिरी मंजिल मारना, डरना छोड़ दो। ओवैसी ने कहा, आत्मघाती हमले को शहादत बताना बिल्कुल गलत है। इस्लाम में आत्महत्या सख्त तौर पर हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक भारी गुनाह है। किसी भी धर्म में आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा जायज नहीं है। उमर की बातें इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है और देश के कानून का भी खुला उल्लंघन करती हैं। ये सीधे आतंकवाद है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसी सोच समाज और देश दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। सुनिए जरा उमर ने क्या कुछ कहा और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि फिदाइन हमला है क्या। वो मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ना ही किसी सभ्य समाज में इसे मंजूर किया जा सकता है। लेकिन ये सुसाइड हमला नहीं, इस्लाम में इसे शहादत का ऑपरेशन माना जाता है। हालांकि बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसके खिलाफ अलग अलग तर्क पेश करते हैं। शहादत का ऑपरेशन वो है जिसमें कोई शख्स ये मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा। ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं। वो खुद को ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से उसे लगता है कि मौत ही आखिरी मंजिल है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसकी मौत कब और कहां होगी। ये तभी मुमकिन है जब मुकद्दर में ही मौत लिखी हो। ये जो 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, ये एक्यूज तो मीडिया कह रहा है कि वहीं पर बैठकर इसने बनाया और बड़ा ही एक्सेंट से अपना बोलने की कोशिश कर रहा था और एक स्क्रिप्ट था उसके सामने। तो ये बड़ा ही खतरनाक और संगीन काम ये लोग किए हैं। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है। लेकिन उमर ने जो वीडियो बनाया था वो एक वीडियो नहीं बनाया था। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका एक वीडियो नहीं है। ऐसे 70 वीडियो बनाए थे लोगों को आत्मघाती बनाने के लिए, और न सिर्फ वीडियो बनाए बल्कि उन वीडियो को लोगों को सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए भेजा भी था, जिससे लोग उमर के वीडियो देखें और आत्मघाती हमलावर बन जाएं। लाल किले के पास उमर ने मानव बम बनकर धमाका किया है, लेकिन उमर जैसे कई और फिदाइन दिल्ली में धमाका करने वाले थे। इसके लिए डॉक्टर उमर खुद आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहा था। वो युवाओं का ब्रेन वॉश कर फिदाइन फौज बनाने में लगा हुआ था।
उमर के फोन पर आत्मघाती हमले और उससे जुड़े 70 वीडियो मिले। एजेंसियों के मुताबिक ऐसे वीडियो उमर ने 11 और लोगों को भेजे। जिन्हें वीडियो भेजा उनमें 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं और सभी का फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ लिंक है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी से 10 छात्र और डॉक्टर गायब हो गए। अचानक अल फलाह से गायब हुए लोगों में 3 कश्मीरी बताए जा रहे हैं और इन सभी लोगों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। शक यह है कि इनमें से कई टेरर मॉड्यूल में शामिल हो सकते हैं। कहीं ये उमर की तरह आत्मघाती हमले की तैयारी में तो नहीं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां इन्हें ढूंढ रही हैं। मतलब फरार छात्र और डॉक्टर उमर जैसे मानव बम तो नहीं। फरीदाबाद से यूपी और कश्मीर तक अब इनकी तलाश की जा रही है। यह है इनकी तलाश हो रही है। ये कहां है, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत सीरियस मामला है और दिल्ली में जो अभी हुआ है, भारत सरकार ने बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता के साथ उस मामले को एड्रेस कर रहे हैं। जितनी आतंकवादी वारदात हो रही हैं भारत में, ये सब पाकिस्तान प्रायोजित है। पाकिस्तान सरकार, आईएसआई और पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन गतिविधियों को करते हैं और भारत को इस सब पे बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। इसे रोकने के लिए भारत सरकार को 2 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो सुरक्षा व्यवस्था और हमारी इंटेलिजेंस बहुत चौकस होनी चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस हर बार अब देखिए, उमर ने 1-2 नहीं 70 वीडियो बनाए थे। वीडियो बनाने के बाद उमर मानव बम बन गया। लेकिन जब उमर सुइसाइड बॉम्बिंग आत्मघाती हमला करने वाला था, उससे 10 दिन तक इसी घर में था। 10 दिन घर में था, घर से बाहर नहीं निकला, सब कुछ घर के अंदर कर रहा था। खुद आज एजेंसियां नू में उसके उस घर तक पहुंची हैं जिस घर में उमर 10 दिन से रह रहा था। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं उमर की आखिरी 10 दिन की कहानी। 10 दिन वो घर में ही था, उसने कदम बाहर नहीं निकाला। धमाके में खुद को उड़ाने वाले उमर का चौंकाने वाला सच है ये। धमाके से पहले उमर 10 दिन तक खुद को इस कमरे में बंद कर लिया था। टॉयलेट या शौच के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। इन 10 दिनों में उसने एक बार भी कपड़ा नहीं बदला, ना वो नहाया है। वो मौत से पहले डर और खौफ में था। जिस कमरे में था उसके अंदर ही वो गंदगी फैलाता रहा। 2 पॉलिथीन उसने शौच से भर दी थी। इसके बाद वो दीवारों पर टॉयलेट करने लगा था। रात के अंधेरे में कभी कभार खाना खाने घर से बाहर गया, वो मास्क लगाकर जाता था और कुछ ही देर में आ जाता था। इसके बाद गंदगी भरे कमरे में ही वो हमले का प्लान बनाता था। दुर्गंध के बीच ही डॉक्टर उमर 10 दिन तक धमाके की तैयारी करता रहा। उसका ध्यान कमरे की गंदगी पर नहीं, दिल्ली दहलाने पर था। नू में जहां रहता था उसकी मकान मालकिन ने खुलासा किया है। मकान मालकिन अफसाना उमर के दोस्त शुएब की साली है। शुएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन है, जहां उसकी मुलाकात उमर से हुई और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। शुएब ने ही अपनी साली को कहकर उमर को नू में कमरा दिलवाया। कमरे के लिए उमर ने एडवांस में 15,000 रुपए दिए और दावा है उमर शुएब को लगातार पैसे दे रहा था। तो शुएब बाजार से विस्फोटक के लिए जरूरी सामान खरीद कर लाता था और उमर के कहने पर कार में भी अलग अलग तरीके से उसे फिट करता था। एक दिन कमरे के फर्श से बहकर मल और गंदगी बाहर आने लगी तो अफसाना ने अपने जीजा शुएब से उमर की शिकायत की। शुएब और अफसाना अब जांच एजेंसियों की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं। संदेह ये एक खतरनाक और अत्यधिक खतरनाक एक बिंदु है और इसके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पुलिस को और पूरे देश को जागरूक रहना होगा। लेकिन यह खतरा पहले भी था, आज भी है और इसके पहले भी भारत ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, सुरक्षा विभाग ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया था और आज भी यह सक्षम है, क्योंकि इसमें अभिसूचना संकलन से लेकर के आईटी टूल्स तक और जो इंडस्ट्री है उसको विश्वास में लेकर के इसमें यदि कार्रवाई की जाए तो इसके बड़े सकारात्मक परिणाम पहले भी मिले हैं और आज भी मिल रहे हैं।
तो दरअसल उमर सुइसाइड बॉम्बर, मानव बम बना रहा था भारत में। वो लोगों को खोज रहा था, वर्गला रहा था, गुमराह कर रहा था कि वो भी सुइसाइड बॉम्बर बन जाएं। अब यही काम पाकिस्तान में मसूद अजहर कर रहा है। मसूद अजहर ने बाकायदा इश्तिहार छपवा लिए और मांग कर रहा है कि मुजाहिद और जिहादियों के लिए रेट लिस्ट जारी किए। ये आप मसूद अजहर की रेट लिस्ट देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है एक मुजाहिद के लिए ये चीजें आप दान करें, यानी लोगों से दान में मांग रहा है मसूद अजहर कि जो जिहाद करने जा रहे हैं, जो आतंकी बन रहे हैं, जो फिदाइन बन रहे हैं, उनकी मदद करिए, उनके लिए दान कीजिए। देखिए क्या क्या दान में मांग रहा है। लोगों से कह रहा है 3500 के जूते दान कर दो, गद्दा 5500 का, कोट 4000 का, ट्रैक सूट 2000 का, गर्म टोपी 500 की, गर्म जुराब 500 का, दस्ताने 1000 के और गर्म चादर 1500 के। ये 20,000 की किट है। आतंकियों के लिए किट मांग रहा है मसूद अजहर। आतंकी संगठन जैश फिदाइन दस्ता तैयार करने में जुटा है और उमर जैसे आत्मघाती तैयार करने के लिए चंदा जमा कर रहा है। सर्दियों को देखते हुए जिहादियों के लिए विंटर किट की मांग की जा रही है। फिदाइनों के लिए विंटर किट की कीमत है 20,000 रुपए। इसमें जूता, गद्दा, टेंट से लेकर कोट टोपी तक शामिल है। इस किट की पेमेंट मसूद अजहर का गैंग ऑनलाइन ले रहा है। वो पाक के डिजिटल ऐप सडा ऐप के जरिए पैसे जमा कर रहे हैं। एजेंसियों को जैश के डिजिटल हवाला से जुड़े सबूत मिले। चंदा लेने के लिए मसूद जिहाद के नाम पर फिर से भड़का रहा है। कहा जिहादियों के लिए विंटर किट का इंतजाम करेगा, मतलब जो फिदाइन को किट के लिए 20,000 रुपए देगा वो जिहाद के लिए लड़ाका यानी आत्मघाती माना जाएगा। जो जिहादी के मरने के बाद उसके परिवार का ध्यान रखेगा वो भी जिहादी यानी जैश का बड़ा और अहम लड़ाका माना जाएगा। यह है लोगों को गुमराह करने के तरीके। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जैश ए मोहम्मद चंदे से अपने रिक्रूट्स के लिए विंटर क्लोथिंग इकट्ठा कर रहा है। इससे जो है दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक तो जैश ए मोहम्मद टोटली अपनी लोकल सपोर्ट जो है लूज कर चुका है। लोग चाहते नहीं कि वो घरों में घुसे और उनके घरों में रहें, ना ही वो घरों के नीचे जो है हाइड आउट उनके लिए बना रहे हैं। इस करके उनको जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। दूसरी चीज और क्लियर है कि जंगलों के अंदर भी ग्वाड़ियों में ना उनकी जो है आग लगाने की कैपेबिलिटी है और वो छुपे छुपे मारे मारे जो है वो घूम रहे हैं। इसका मतलब आर्म्ड फोर्सेस का उनके ऊपर पूरा पूरा प्रेशर है। तो मसूद अजहर वहां कोशिश कर रहा है फिदाइन बनाने की, लेकिन यहां जिस यूनिवर्सिटी में उमर पढ़ रहा था, उस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, उस विश्वविद्यालय में क्या कुछ और मानव बम बन चुके हैं। यह है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार रेड हो रही है, छापेमारी हो रही है, यूनिवर्सिटी छोड़कर लोग जा रहे हैं, लेकिन अल फलाह के जो निदेशक हैं उन्हें बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीर देख रहे हैं, अल फलाह के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए जरा अल फलाह के मालिक को क्यों उठाया गया। दिल्ली धमाके के तार जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े, उसके मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा कसा है। फर्जीवाड़े और हवाला के आरोप में ईडी ने जवाद को हिरासत में लिया है और फिर कोर्ट ने उन्हें 13 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है। जांच में पता चला है कि जवाद ने धोखे से 415 करोड़ की कमाई की है। एक ही पैन नंबर से दर्जनों फर्जी कंपनियां खोलने की बात सामने आई। उसने गलत मान्यता दिखाकर अल फलाह में छात्रों का दाखिला कराया, फर्जी दस्तावेज तैयार कर यूनिवर्सिटी की गलत मान्यता दिखाई और अल फलाह को नामी संस्थान दिखाकर करोड़ों रुपए कमाए। उसने करीब 50 करोड़ की कमाई दान के जरिए दिखाई है, साथ ही 400 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा और फीस दिखाया। एजेंसियों ने कहा जवाद के अरब देश भाग जाने का खतरा है और उसके कई रिश्तेदार वहां रहते हैं और वो अरब देश जाता रहता है। एजेंसी जांच कर रही है कि क्या वो टेरर के डॉक्टर नेटवर्क से भी जुड़ा था और क्या टेरर नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी वो फंड ले रहा था। इन सारे एंगल से जांच हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और कविंद्र गुप्ता और विनोद बंसल। जिस तरीके से वो एक तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिज्म की फैक्ट्री बन गई थी यूनिवर्सिटी, इसकी बहुत गहराई से जांच आवश्यक है। किस तरीके से देश के अलग अलग कोने से आने वाले मुस्लिम युवकों को एक तरीके से वहां ब्रेन वॉश किया जाता था, जिहाद के लिए तैयार किया जाता था और ऐसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और चांसलर को और मालिक को
पता ना हो, ये अविश्वसनीय है। कुछ इंस्टीट्यूट से के माध्यम से भी देखिए ऐसा लगता है कि जैसे फरीदाबाद की वो यूनिवर्सिटी कोई मिलिटेंट्स पैदा करती थी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार से ना हो, उसको सुनिश्चित करना जरूरी है। इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं तो उनको सख्त से सख्त उनसे कार्रवाई होगी, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। न सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी बल्कि आतंकियों के पैरोकार जितने भी हैं, जो लगातार उन आतंकवादियों को खाद पानी बीज देने का काम कर रहे हैं, कवर फायर देने का काम कर रहे हैं, उन सब के विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।